अस्सलामुअलैकुम। आज हम डिस्कस करेंगे, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि हमारे पास सीएनएस की एग्ज़ामिनेशन हम कैसे करते हैं। इसके अलावा हम लोग क्रेनियल नर्व क्या होती हैं, उनका किस तरह से हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मोटर सेरेब्रल सिस्टम क्या होता है, इसका क्या रोल होता है, इसकी एग्ज़ामिनेशन कैसे करते हैं। एंड लास्ट हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्स को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे सीएनएस की एग्ज़ामिनेशन में हमें शो होते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए मोटर एंड सेरेब्रल सिस्टम का काम क्या होता है। इनका काम हमारी बॉडी को एक तो क्या कहते हैं मूवमेंट में हेल्प आउट करवाना होता है, दूसरी हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेशन में ये हेल्प करवाती है। अब अगर बात की जाए नॉर्मली क्या होगा, हमारे पास जो मसल्स की मूवमेंट होगी उसको असेस करेंगे हम लोग। नॉर्मली हमारे जो मसल्स होते हैं फुली डेवलप होते हैं और उसके साथ सिमेट्रिकल में होते हैं। अब नॉर्मल में क्या हो सकता है, मसल एट्रोफी हो सकती है। अब एट्रोफी हमारे पास क्या होती है, जो मसल्स की ग्रोथ होती है वो हमारे पास रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, अब वो किसी भी केस में हो सकती है, स्टार्वेशन के केस में हो सकती है या कोई और डिसऑर्डर हो सकती है। इसके अलावा हम मसल्स की टोन को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। नॉर्मल फाइंडिंग में क्या होता है, आपके जो मसल्स होते हैं वो क्या करवाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और आपको माइल्ड रेजिस्टेंस टू पैसिव मूवमेंट। अच्छा, यहाँ पे मैं सिंपल से इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं वैसे ही बता देती हूँ इसमें क्या होता है। सिंपल से हम लोग क्या करवाते हैं, मसल्स की टोन को कैसे आप चेक करते हैं, बहुत सिंपल सा है। हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। ठीक है, और क्लाइंट को कहते हैं उसके अगेंस्ट मूव करे अपने। ठीक है, अगर तो वो उसके अगेंस्ट मूव कर पाते हैं ना, इसका मतलब है कि उसके जो मसल्स होते हैं वो नॉर्मल है, इनकी अच्छी स्ट्रेंथ है। ठीक है, लेकिन इसमें अगर कोई भी ही क्या कहते हैं, कोई अगर अबनॉर्मैलिटी आपको शो हो रही है तो उसका मतलब है कि उसके जो लोअर मोटर न्यूरॉन इन्वॉल्वमेंट होते हैं वो फेल है। ठीक है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम है। ठीक है, इसके अलावा ये हमारे पास ये सॉफ्ट लिम्ब एंड फ्लेक्सिबल मसल आर सीन विद लोअर मोटर न्यूरॉन इन्वॉल्वमेंट। स्पेसिफिक मसल टोन जो होती है वो हमारे पास कोर्टिकोस्पाइनल मोटर ट्रैक में इन्वॉल्व होती है। इसके अलावा रिजिड मसल जो होते हैं वो हमारे पास पैसिव मूवमेंट किस केस में शो होती है, जब हमारे पास एक्स्ट्रा पायरामिडल ट्रैक की सूरत में होती है। अब इसके बाद अगर बात की जाए नोट एनी अनयूजुअल इनवॉलंटरी मूवमेंट, इसमें हमारे पास क्या होता है, फेसिकुलेशंस हो सकती है, टिक्स हो सकती है, ट्रेमर्स शुरू हो मतलब हमें शो हो सकते हैं। अब नॉर्मली क्या होगा, कोई फेसिकुलेशंस नहीं होगी, कोई टिक्स नहीं होगी, कोई ट्रेमर्स नहीं होगी। लेकिन कुछ अडल्ट्स में क्या होता है, हैंड जो होते हैं कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, उसमें ट्रेमर्स वगैरह हो सकते हैं। इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं डिस्काइनेसिया, यानी कि आपके लिप्स जाज और टंग कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं। अब नॉर्मल फाइंडिंग में क्या होगा, टिक का आपको शो होगा, यानी और वो किस केस में हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में, ये स्ट्रेस की वजह से या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में। इसके अलावा हमारे पास अनयूजुअल बेरी फेस, टंग, जॉस और लिप मूवमेंट शो हो सकती है, जो कि हमारे पास क्रोनिक साइकोसिस या हमारे पास साइकोट्रोपिक ड्रग की वजह से हो सकती है। इसके अलावा ट्रेमर्स शो हो सकते हैं। ट्रेमर्स हमारे पास पार्किंसन डिसऑर्डर में शो हो सकती हैं, या सेरेब्रल डिजीज में शो हो सकती हैं, या मल्टीपल स्क्लेरोसिस में शो हो सकते हैं। स्लो ट्विस्टिंग मूवमेंट जो होती है वो हमारे पास किस केस में हो सकती है, सेरेब्रल पाल्सी में। इसके अलावा अगर बात की जर्की मूवमेंट हमारे पास हंटिंगटन कोरिया में हमें शो होती है। बस आपने इसमें सिंपल से याद करना, टिक किस डिसऑर्डर में हमें शो हो सकती है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में या स्ट्रेस की वजह से। इसके अलावा जो अनयूजुअल बेरी फेस, टंग, जाज और लिप मूवमेंट्स होती है वो हमें किस केस में शो हो सकती है, साइकोटिक ड्रग की वजह से या साइकोसिस की वजह से। इसके अलावा ट्रेमर्स पार्किंसन डिसऑर्डर में हो सकते हैं, या आपको सेरेब्रल डिसऑर्डर में यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ट्विस्टिंग मूवमेंट होती है वो हमारे पास सेरेब्रल पाल्सी के केस में हमें शो हो सकती हैं, और इसके अलावा जर्की मूवमेंट होती है वो हंटिंगटन कोरिया के केस में हमें शो होती हैं। बैलेंस को वैल्यूएट करने के लिए सबसे पहले तो हमने गेट को असेस करना है, यानी कि उसको जो चलने का तरीका होता है उसको असेस करना होता है। कैसे असेस करेंगे, हम सिंपल से क्या करना है, क्लाइंट को कहना है कि वो क्या करे, थोड़ा सा ना चल के दिखाए हमें नेचुरली। अब जब ये हम नॉर्मली तभी कर, जब क्लाइंट आपके रूम में एंटर हुए ना, उससे का गेट हम उसी तरह से कर पाते हैं। अगर कोई किसी ने नोट नहीं किया, ऑब्जर्व नहीं किया, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, आप चल के दिखा दें हमें। ठीक है, उसके बाद उसका पोस्चर, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट देखेंगे, सिमेट्री देखेंगे, रिदम और बैलेंस देखेंगे। नॉर्मली क्या होगा, उसका गेट भी स्टडी होगा और उसके जो आर्म्स होंगे वो अपोजिटली स्विमिंग कर रहे होंगे। अगर बात की अब नॉर्मल गेट में हमारे पास क्या हो सकता है, अब नॉर्मल फाइंडिंग के अंदर गेट और बैलेंस होते हैं वो किसी भी डिसऑर्डर की वजह से इफेक्ट हो सकते हैं। उस डिसऑर्डर में हमारे पास क्या मोटर, सेंसरी, वेस्टिब्युलर एंड सेरिब्रल सिस्टम इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा हमारे पास होता है हील टू फैशन। ठीक है, इसको हम लोग कैसे करते हैं, बहुत सिंपल सा। हम लोग क्या करते हैं, क्लाइंट को कहते हैं अपने हील टू टो क्या हमें चल के दिखाए। ठीक है, और इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, जब ये चलेगा ना हील टू टो, ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसको जो बैलेंस होता है उसको हम लोग नोट डाउन करते हैं। ठीक है, मेंटेन कर पाता है अपना बैलेंस नॉर्मली। अब नॉर्मल में क्या होगा, उसका जो अनस्टेडी गेट होगा और जो उसका बैलेंस होगा वो भी क्या होगा, मेंटेन नहीं रहेगा।
रोम्बस टेस्ट बहुत सिंपल सा टेस्ट है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, क्लाइंट को कहा जाता है कि वो सीधा खड़ा हो, अपने बाजू साइड पे रखे एंड फीट टुगेदर। अब यहाँ पे क्या होगा, अब इसमें सिंपल से परफॉर्म किस तरह से करना है। सबसे पहले तो हम लोगों ने क्लाइंट को खड़ा करना है, ठीक है। उसके बाद उसके आइज़ को पहले हमने क्लोज़ करवानी है, उसके बाद ओपन करवानी है, ठीक है। उसी में हमने उसको क्या करना है, अपने जो बाजू होंगे उसको अपने साइड पे खोल लें। अभी हमें टाइम देखना 20 सेकंड तक हमने क्लाइंट को इसी कंडीशन में रखना होता है। उसके बाद अगर 20 सेकंड के अंदर अंदर उसके वो गिर गया या उसके अंदर कोई भी इम्बैलेंस आ गया तो उसका मतलब है इसका रोम्बस टेस्ट पॉजिटिव है, इसकी कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम है। इसके अलावा स्टैंड और 1 फुट एंड 2 ब्लेंड द नीज, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा हम लोग क्या कहते हैं, अपनी एक टांग पे खड़े और जो अपनी नी है ना, सेकंड है ना, उसको बेंड कर लें, ठीक है। नॉर्मली क्लाइंट वो स्टैंड कर जाएगा इसके ऊपर। अब नॉर्मल क्या होगा, इसका स्टैंड होप ऑन वन टी इज मतलब मसल वीकनेस की वजह से या किसी भी डिसऑर्डर की वजह से नहीं पॉसिबल हो पाएगा। इसके अलावा हमने कोऑर्डिनेशन को असेस करना होता है। कोऑर्डिनेशन को असेस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फिंगर टू नोज टेस्ट परफॉर्म करते हैं। फिंगर टू नोज जो टेस्ट परफॉर्म करना होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, सिंपल से हम लोग क्या करते हैं, अपने एक किस तरह से करने हैं। हम सबसे पहले तो जो मूवमेंट की एक्यूरेसी होती है उसको चेक करते हैं। सबसे पहले हमने क्लाइंट को कहना है अपने जो बाजू एक बाजू उसको एक्सटेंड करे और जो दूसरा वाला है ना उसकी ये क्या करे, उसको अपनी जो नोज़ की जो टिप है ना उसको से टच करे, ठीक है, इंडेक्स फिंगर के साथ। इसी प्रोसीजर को 3 टाइम रिपीट करें। उसके बाद हमने क्लाइंट को कहना है अपना ये जो हम आपने मूवमेंट शो किए ना इसको आप रिपीट करते हैं। नॉर्मल फाइंडिंग के अंदर क्या होगा, क्लाइंट जो होगा अपने फिंगर टू नोज टच करेगा, ठीक है, स्मूथली एक्यूरेटली मूवमेंट उसको शो होगी और विदाउट एनी हेजिटेशन। अब नॉर्मल फाइंडिंग के अंदर क्या होगा, उसकी जो पोजिशनल सेंस होगी इनेबल होगी, लॉस हो सकते हैं उसमें, ठीक है। उसके अलावा जो उसकी अपनी नोज़ की टिप को टच करने की एबिलिटी होगी वो भी इनेबल होगी, ठीक है। ये हमारे पास ज़्यादातर किस केस में होता है, सेरेब्रल डिसीज़ में। रैपिड अल्टरनेटिव मूवमेंट, सबसे पहले क्लाइंट को हमने क्या करना है, सिट डाउन मूव करें। इसके अलावा अपनी जो फिंगर होगी थंब के साथ उसको टच करें, जितनी स्पीड के साथ आप कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली क्या होगा, हमारे पास क्लाइंट जो होगा वो टच करेगा एक फिंगर थंब के साथ। हम नॉर्मल फाइंडिंग के अंदर क्या होगा, उसकी जो यही मूवमेंट होगी उसमें एब्नॉर्मैलिटी होगी, इनएबिलिटी होगी, जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसको सेरेब्रल डिसऑर्डर है या उसको अपर मोटर वीकनेस है या एक्स्ट्रा पायरामिडल डिसीज़ है। नेक्स्ट हमने क्या करना होता है, इसके टेस्ट परफॉर्म करना होता है। बहुत सिंपल सा कि जिसके जो दोनों पाम होते हैं हमने नी पे रखवाने होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो अपनी पाल्म उसको ऊपर वाली साइड पे और टर्न डाउन, ठीक है। इसी प्रोसीजर को अगेन रिपीट करना होता है, ठीक है। अब नॉर्मली में क्या होगा, अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स हो सकती हैं या ट्रेमर्स हो सकते हैं। ये ज़्यादातर किस केस में हो सकती है, जब सेरेब्रल डिसीज़ है। हील टू शिन परफॉर्म करना होता है। ये भी कैसे परफॉर्म करना, सबसे पहले तो क्लाइंट को स्पाइन पोजीशन में उसको लटाना है। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना होता है, उसकी जो राइट है फुट की जो हील होगी उसको डाउन करना है। उसके बाद उसको आपने फिर जो लेफ़्ट उसकी टांग है उसके ऊपर रखवाना होता है। इसी प्रोसीजर को हमने क्या करना होता है, रिपीट करना होता है। अब इसी में अगर कोई डेविएशन आ गई तो वो आपको ये रिप्रेजेंट करेगी कि सेरेब्रल डिसीज़ है। सेंसरी सिस्टम के अंदर हमारे पास क्या होता है, हम लोग अपनी जो क्या कहते हैं सेंसेस को यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके अंदर जो हमारी प्रॉब्लम होती है उसके लिए हमने जो एग्जामिनेशन करनी होती है वो कौन सी होती है, बहुत सिंपल सी है। हमने लाइट टच को, पेन को, टेम्परेचर को, सेंसेशन को क्या करना होता है, नोट डाउन करना होता है। सबसे पहले हमने क्या करना है, क्लाइंट को कहना अपनी दोनों आंखों को क्लोज़ करें। उसके बाद हमें बताया कि उसने क्या फ़ील किया और वो कहाँ फ़ील किया। अब नॉर्मल फाइंडिंग के अंदर क्या हो सकता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथीज के केस में क्या होगा, या सेंडिंग स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कोई लेयन्स है या ब्रेन स्टेम के अंदर प्रॉब्लम है, क्रेनियल नर्व्स के अंदर प्रॉब्लम है, तो इस केस में क्या होगा, जो क्लाइंट होगा, पर्सन की जो एबिलिटी होगी वो चीज़ों को अच्छे से परसीव नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसके अलावा लाइट टच सेंसेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा कॉटन को यूज़ करते हैं और क्लाइंट को टच करते हैं। उसको हम पूछते हैं कि हमने कहाँ टच किया, आप बताएं कैसा आपको फील हुआ। पेन सेंसेशन के लिए आप कोई भी शार्प नीडल उसकी बॉडी के ऊपर क्या कहते हैं प्रिक करते हो। उसके बाद हम पूछते हैं आप बताएं आपको कैसा फील हुआ, ठीक है, और कहाँ फील हुआ। टेम्परेचर सेंसेशन के लिए हम लोग टेस्ट ट्यूब्स यूज़ करते हैं, ठीक है, विद हॉट एंड कोल्ड टेम्परेचर के साथ।
अच्छा क्या कहते हैं, अगर एनेस्थीसिया की अगर क्लाइंट रिपोर्ट कर रहा है कि क्या कहते हैं उसको कोई भी टच सेंसेशन फील नहीं हुई, तो वो कंडीशन होती है एनेस्थीसिया। हाइपरस्थीसिया यानी कि उसको जो सेंसिटिविटी ऑफ टच है वो कम है। हाइपरस्थीसिया इसमें क्या होता है, सेंसिटिविटी ऑफ टच ज़्यादा होती है। एनाल्जेसिया इसमें क्या होता है, हमारे पास एब्सेंस ऑफ पेन सेंसेशन। हाइपरजेसिया जो पेन सेंसेशन की जो सेंसिटिविटी होती है वो कम हो जाती है। हाइपरएल्जिया क्या होता है, हमारे पास पेन की सेंसिटिविटी ज़्यादा हो जाती है। ये हम टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। इसके बाद आती है वाइब्रेटरी सेंसेशन। वाइब्रेटरी सेंसेशन में हम लोग क्या करते हैं, जो ट्यूनिंग फोर्क होता है ना, उसको हील के ऊपर क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, और उसके बाद हम उसको बॉनी सरफेस के ऊपर प्लेस करते हैं। और उसके बाद हम लोग क्लाइंट से पूछते हैं कि आप बताएं आपने क्या फ़ील किया। इसी तरह हम दोनों साइडों पे परफॉर्म करेंगे। अगर तो वो सेंसरी वाइब्रेशन जो होता है वो इनएबिलिट हो गया कि बताने से वो उसको आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाया, तो उसका मतलब है कि उसकी कॉलम डिजीज़, उसको मतलब ज़्यादा किस केस में हो सके, जब पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो गई। टेस्ट सेंसिटिविटी टू पोजीशन, इसमें हमने क्या करना होता है, क्लाइंट की जो आइज़ होती हैं ना उसको क्लोज करना होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, हमने उसकी जो टोज़ और फिंगर्स की तरफ मूव करना है। टोज़ या फिंगर्स को ना हमने अप एंड डाउन मूव करना है, और उससे हमने क्लाइंट से पूछने बताया हमने किस डायरेक्शन में इसको मूव किया। टेक्टाइल डिस्क्रिमिनेशन होती है। टेक्टाइल डिस्क्रिमिनेशन में ना हम लोग क्या करते हैं, दो चीज़ें हम टेस्ट करते हैं। स्टीरियोजेनेसिस, उसमें हम क्या करते हैं, एक फेमिलियर सब्सटेंस को, जैसे क्वार्टर या पेपर क्लिप या कोई भी की हो गई क्लाइंट की ना, उसके ऊपर हैंड पे रखते हैं, उससे पूछते हैं बताएं ये कौन सी चीज़ है जो हमने रखी हुई है। उसके अलावा हमने क्या करना, क्लाइंट की जो दोनों आंखें होनी चाहिए वो क्लोज होनी चाहिए। अगर तो वो क्या कहते हैं अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई नहीं कर पाया उस सब्सटेंस को, तो इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, एस्ट्रोगनोसिस, ठीक है। इसके अलावा हम लोग अगर वो एरिया, टच एंड नंबर रिटन इन हैंड, डिस्क्रिमिनेट बिटवीन 2 पॉइंट्स एंड आइडेंटिफाई एरिया सिमुलटेनियसली, ये हमारे पास किस केस में नज़र आता है, जब सेंसरी कॉर्टेक्स के अंदर कोई भी लेजन है, कोई भी एबनॉर्मलिटी है। इसके अलावा हमने लोकलाइजेशन का पॉइंट टेस्ट करना होता है। इससे हमने पूछते हैं कि हमने बताएं किस जगह पे हम लोगों ने आपको टच किया। टेस्ट ग्राफिस्टीजिया, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि वर्ड्स को लिखते हैं हैंड के ऊपर, उस क्लाइंट से पूछते हैं हम बताएं हमने कौन सा नंबर क्या लिखा है आपके हाथ पर। टेस्ट 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि अब हम दो सब्सटेंस यूज़ करते हैं और एट द सेम टाइम हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं, ठीक है। और क्लाइंट से पूछते हैं और नहीं, यहाँ पे मैं दोबारा से ये बताती हूँ। टेस्ट 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन में हम लोग क्या करते हैं, क्लाइंट को कहते हैं कि वो बताए कि आपको कहाँ कहाँ आपको सेंसेस फील हुई हैं, ठीक है। हम लोग दो सब्सटेंस लेने हैं, उनको एक ही टाइम में दो डिफरेंट जगह पे हमने क्या करना होता है, स्ट्राइक करना होता है, कुछ भी करना होता है। तो क्लाइंट हमें बताएगा कि उसने यहाँ यहाँ क्या हो सेंसेशन फील की हैं। ये हमारे पास होता है टेस्ट 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन। टेस्ट एक्सटेंशन में हमारे पास क्या होता है, हम लोग क्लाइंट को टच करते हैं सेम एरिया पे, बॉडी के दोनों साइड पे सेम ही एरिया पे हम उसको टच करते हैं, सेम पॉइंट पे, और हम लोग क्लाइंट से पूछते हैं बताएं आपने कहाँ फील किया। ये ग्राफिस्टीजिया यानी कि आप वर्ड लिख रहे हो, उसके बाद क्लाइंट से पूछ रहे हैं बताएं हमने क्या लिखा है। इसके अलावा 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन उससे होता है कि हम लोग क्या करते हैं, एक ही जगह पे हम लोग क्या करते हैं, दो सब्सटेंसेस के रखते हैं एंड को, और हम उससे पूछते हैं बताएं आपने कहाँ वो किया। रिफ्लेक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्स की डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है तो ज़्यादा से चांसेस होते हैं यही आ जाए रिफ्लेक्सेस आपको, ठीक है। रिफ्लेक्सेस के नेम भी आ सकते हैं, रिफ्लेक्सेस की आगे हो सकते हैं कि ये रिफ्लेक्स क्या होता है। अब इसकी क्या होगी, अगर बात की जाए ग्रेड 0 पे आपको कोई रिस्पांस नहीं शो होता। ग्रेड 1 के ऊपर क्या होता है, आपको डिक्रीज लेस एक्टिव नॉर्मल रिस्पांस शो होता है। ग्रेड 2 के अंदर नॉर्मल एंड यूजुअल रिस्पांस शो होता है। ग्रेड 3 के अंदर आपको मोर ब्रिस्क एंड एक्टिव द नॉर्मल, ठीक है। ग्रेड 4 के अंदर हाइपर एक्टिव आपको रिस्पांस शो होता है। अब रिफ्लेक्स होता क्या, रिफ्लेक्स का ये होता है सडन रिएक्शन जो प्रोड्यूस होता है। रिफ्लेक्स, इसमें हमारे पास डीप पैनल रिफ्लेक्सेस आते हैं। डीप पैनल रिफ्लेक्सेस के लिए हमें क्लाइंट को कंफर्टेबल पोजीशन में क्या करना होता है, सिटिंग बिठाना होता है। उसके बाद हमने हैमर रिफ्लेक्स को यूज़ करना होता है ताकि हम लोग रिफ्लेक्स को लिफ्ट कर सकें। सबसे पहले तो क्या होता है, नॉर्मल रिफ्लेक्स की जो रेंज होती है वो 1 होती है, 1 to 2 होती है, और 2 to 3 होती है। 0 का मतलब होता है बिल्कुल ही एब्सेंट है ना, तो इसका मतलब है कि क्लाइंट को कोई रिस्पॉन्स नहीं हो रहा, ठीक है। वो हमारे पास तो, और हाइपर एक्टिव भी हमारे पास अब नॉर्मल होते हैं।
सबसे पहले हमारा रिफ्लेक्स आता है बाइसेप रिफ्लेक्स। बाइसेप्स रिफ्लेक्स में हम लोग सिंपल सा क्या करना है, जो बाजू आर्म होता है उसको क्या करना है, तो बेंड करना होता है, ठीक है। उसके बाद हमने हैमर से स्ट्राइक करना होता है अपने फिंगर पे। अब उस केस में क्या होता है, आपको फ़ौरन से एक रिफ्लेक्स जो होगा वो हमारे पास क्या होता है, हैमर रिफ्लेक्स, वो हमारे पास बाइसेप रिफ्लेक्स होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं वो कौन सी होती है, C5 एंड C6 इन्वॉल्व होती हैं। ये बाइसेप्स है, ठीक है। बाइसेप्स मसल का हमें पता है, ट्राइसेप्स का भी मसल का हमें आइडिया, क्योंकि हमने नोट में डिस्कस किया हुआ है। तो अगर हम लोग क्या करें, अपना सिंपल सा हमने क्या करना होता है, हैमर्स के साथ अपने थंब के ऊपर स्ट्राइक करना होता है, आपको एक रिफ्लेक्स शो होगा बाइसेप्स रिफ्लेक्स, ठीक है। ये हमारे पास कहाँ पे होता है, एल्बो के सेंटर में। उसके बाद हमारे पास आता है ब्रेकियोरेडियलिस रिफ्लेक्स। ब्रेकियोरेडियलिस रिफ्लेक्स आपने क्या करना है, जो रेडियल है ना आपका पॉइंट, आपने वहाँ पे टच करना, वहाँ पे आपने हैमर को स्ट्राइक करना होता है। और यहाँ पे आपको जो नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं वो कौन सी होती है, C5 एंड C6। फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, ये आप अपने हैंड्स को मूव कर रहे होते हो। आगे हमारे पास आ जाती है टेस्ट ट्राइसेप्स रिफ्लेक्स। ट्राइसेप्स के लिए हम लोग जो क्या कहते हैं, आपकी हैंड की बैक साइड होती है ना, वहाँ पे टच करते हैं जहाँ ट्राइसेप्स मसल होता है। अब वहाँ पे क्या होता है, हैमर को स्ट्राइक करोगे तो आपके फ़ौरन से आपको एक रिफ्लेक्स शो होगा। वो जो रिफ्लेक्स होता है वो ट्राइसेप्स रिफ्लेक्स होता है। इसमें जो नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं वो C6, C7 एंड C8 होती हैं। असेस पटीलर रिफ्लेक्स। अब यहाँ पे हमारे पास आपको ना बेसिकली रिफ्लेक्सेस के अंदर आपको पोजीशन आइडिया होना चाहिए कि कौन सी पोजीशन इन्वॉल्व हो रही है और कौन सी इसमें नर्व इन्वॉल्व हो रही है। सबसे पहले तो जो हमने लेग होती हैं उनको, बोथ लेग को हमने फ्रीली क्या करना होता है, ऑफ करना होता है एग्जामिनेशन टेबल से, ठीक है। उसके बाद हमने रिफ्लेक्स को प्रोड्यूस करने के लिए पटेला से नीचे अपने हैमर को क्या करना है, स्ट्राइक करना है। उसके बाद आपको एक रिफ्लेक्स होगा और पटेलर रिफ्लेक्स होगा, और जो आपकी स्पाइनल नर्व इन्वॉल्व होगी वो कौन सी होगी, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। यहाँ पे हम स्ट्राइक करते हैं तो आपको एक रिफ्लेक्स शो होता है। एक्लेशियस में हमारे पास क्या होता है, जो हमारे फुट के डोरीफ्लेक्स साइड होती है, हम वहाँ पे स्ट्राइक करते हैं, ठीक है, हैमर के साथ, और आपको एक रिफ्लेक्स शो होगा, वो हमारे पास एक्लेशियस रिफ्लेक्स होगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, कौन से नर्व्स इन्वॉल्व होती है, S1 एंड S2, ठीक है। एंकल क्लोनस, यहाँ पे हमारे पास हाइपर एक्टिव रिस्पॉन्स शो होगा और ये हम नी के नीचे स्ट्राइक करते हैं। प्लेंटर में हम लोग सिंपल से क्या करेंगे, जो हमारी सोल होती है ना वहाँ के ऊपर क्या कहते हैं, हैमर से स्ट्राइक करेंगे। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, कोई भी सब्सटेंसेस लेके ना हम पाँव के नीचे वो करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, ठीक है। इसमें हमें एक रिफ्लेक्स शो होगा, हमारी फिंगर्स जो होती है वो मूव कर रही होती हैं। इसमें हमारे पास जो रिफ्लेक्स में हमारे पास स्पाइनल नर्व्स इन्वॉल्व होंगे वो नंबर 4, नंबर 5, S1 एंड S2। एब्डोमिनल रिफ्लेक्स, एब्डोमिनल में हम किसी भी एब्डोमिनल के किसी पार्ट के ऊपर जब हम स्ट्राइक करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एक आपको रिफ्लेक्स जनरेट होगा, L8, T8, T9, T4, ठीक है। यहाँ पे ये हमारे पास स्पाइनल नर्व्स इन्वॉल्व होंगी। क्रीमेस्टिशियस रिफ्लेक्स होता है, ये ज़्यादातर मेल ग्लैंड में हम लोग ज़्यादातर होता है, और यहाँ हम लोग क्या कहते हैं, अपर थाई की जो पार्ट होता है वहाँ पे हम लोग स्ट्राइक करते हैं, उसके पार्ट हमें एक रिफ्लेक्स शो होगा, वो हमारे पास होता है क्रीमेस्टिक रिफ्लेक्स। सुपरफिशियल रिफ्लेक्स, ये हमारे पास डिफरेंस बताया हुआ है कि एब्डोमिनल के अगर हम रिफ्लेक्स जो होते हैं वो अपर एब्डोमिनल में अगर स्ट्राइक करेंगे तो अपर एब्डोमिनल का रिफ्लेक्स आपको शो होगा। मिडल पे अगर आप स्ट्राइक करोगे तो मिडल एब्डोमिनल का रिफ्लेक्स शो होगा। इसके अलावा लोअर पार्ट पे अगर आप लोग स्ट्राइक करते हो तो हमारे पास क्या होता है, लोअर एब्डोमिनल। इसके अलावा अगर बात की जाए, अगर मेनिंजिस है, ठीक है, किसी भी पेशेंट को मेनिंजाइटिस है, यानी कि उसकी क्या कहते हैं, ब्रेन की जो लेयर होती है उसके अंदर इन्फ्लामेशन है, तो उस केस में आप लोग किस तरह से इंस्पेक्ट करोगे, तो इसके लिए हमारे पास 2 टेस्ट होते हैं। एक रहता है प्रोडजेंसी साइन एंड सेकंड रहता है कर्निंग साइन। सिंपल सा हम लोग प्रोडजेंसी साइन के अंदर क्या करते हैं, जो नेक होती है उसको फ्लेक्स करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग हिप और नी की जो मूवमेंट होती है ना इसके देखते हैं, यानी कि आपने सिंपल सा क्लाइंट को लटाया है, ठीक है। उसके बाद आपने उसकी जो नेक होगी उसको आपने क्या करा, एलिवेट किया। उसके बाद आपने क्या करना, उसकी हिप एंड नी की जो रिएक्शन मूवमेंट होगी उसको देखेंगे, ठीक है। नॉर्मली क्या होगा, हिप एंड नी जो होते हैं वो उसके क्या कहते हैं, नेक के अगेंस्ट मूव नहीं करेंगे। अब नॉर्मल केस में क्या होगा, आपने नेक को फ्लेक्स किया तो उसके साथ आपकी नी या हिप्स भी फ्लेक्शन शो कर रही हैं, आपको पेन शो हो रही है, तो इसका मतलब है कि मेनिंजियल इन्फ्लामेशन है। कर्निंग साइन के अंदर आपने क्या करना है, क्लाइंट के लेग को क्या करना होता है, फ्लेक्स करना होता है, ठीक है।
क्लाइंट की नेक को आपने फ्लेक्स करना होता है, उसके बाद क्या होता है और नी को स्ट्रेट करना होता है। यहाँ पे क्या होगा, आपको नॉर्मली तो कोई पेन नहीं फील होगी, ठीक है, डिस्कम्फर्ट भी थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट फील होगा, लेकिन नॉर्मल केसेस के अंदर जो एक्सटेंशन होगी वो फुल होगी। अब नॉर्मल में क्या होगा, आपको एक तो रेजिस्टेंस शो होगी, ठीक है, जब आप लोग लेग्स को मूव करोगे, और सेकंड आपको पेन शो होगी, ठीक है। ये भी रिप्रेजेंट करें मेनिंजियल कोकर इरिटेशन है, ठीक है। अब भी हमने सिंपल से मेनिंजाइटिस के लिए, इन्फ्लेमेशन के लिए 2 टेस्ट परफॉर्म करते हैं, ब्रोडसेंस्की एंड कर्निंग साइन, ठीक है। ब्रोडसेंस्की साइन के अंदर आपने नेक को फ्लेक्स करना होता है और हिप और नीज की मूवमेंट को देखना होता है। कर्निंग साइन के अंदर आपने लेग को फ्लेक्स करना होता है और हिप और नी की मूवमेंट को देखना होता है, ठीक है। ये हमारे पास आते हैं कर्निंग साइन, ठीक है। आपने लेग को फ्लेक्स किया और नी की और उस हिप की मूवमेंट को देखी, और क्या कहते हैं, ब्रोडसेंस्की साइन के अंदर हम लोगों ने क्या किया है, नेक को फ्लेक्स किया और बाकी मूवमेंट देखी। इसके अलावा अगर मैं रिफ्लेक्सेस के लिए आपको कहूँगी, यूट्यूब से बहुत अच्छी वीडियोस है, 1-1 मिनट की या 30 सेकंड्स की वीडियोस हैं। आप लोग एक बार उसको देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी रिफ्लेक्स होता कि वो किस तरह से प्रोड्यूस होता है। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। यहाँ हमारे CNS की एग्जामिनेशन ओवर हुई। आपको क्या क्या इसमें से लाजमी आना चाहिए, सिंपल सी हमें क्या कहते हैं, क्रेनियल नर्व के टेस्ट आने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा क्रेनियल नर्व्स होती क्या हैं वो आनी चाहिए। इसके अलावा रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं, रिफ्लेक्सेस ग्रेड क्या होता है, रिफ्लेक्सेस का स्केल जो होता है 0, 1, 2 वो आपको आना चाहिए। इसके अलावा जो डिफरेंट रिफ्लेक्स शो होते हैं वो हमें आने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे फाइन डिस्क्रिमिनेशन की डेफिनेशंस वगैरह उनको आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ओके, अल्लाह हाफिज़। इतना डिफिकल्ट नहीं है, आई होप सो समझ आ गई। अगर फिर भी नहीं आएंगे तो मुझसे पूछ लीजिएगा ग्रुप में। ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।